हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? भाई हमारे चैनल पर हम लोग लेकर आए हैं एक ग्रामर सीरीज़ जिसमें हम लोग ग्रामर के सारे बेसिक कंसेप्ट्स और फिर एडवांस्ड कंसेप्ट्स को एक एक करके समझने वाले हैं, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मेक श्योर आपकी ग्रामर एकदम फैंटास्टिक होने वाली है बिकॉज आप पढ़ रहे हैं निधि मैम के साथ, राइट? देखो, अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या समझाने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक कैसा होता है, एक सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में बन सकता है। क्या वो एक सिंपल सेंटेंस है, क्या वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर वो एक कंपाउंड सेंटेंस है ना? आपने ये वर्ड्स पहले बहुत बार सुने होंगे, बट यू मस्ट बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड इन दिस। आपको लगता होगा कि मैम इतने ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना, ये समझ ही नहीं आते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिसाइडेड कि हम इनको आगे समझेंगे ही नहीं। कितने बच्चों को ऐसा लगता है वो मुझे बताएं, क्योंकि आज के वीडियो के बाद में, आज के सेशन के बाद में, आई प्रॉमिस आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी लगेगा आपको। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से आज ये समझाने वाली हूँ। बहुत इजी कंसेप्ट है और आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, बोलना नहीं आता मैम, बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश, लिखनी तो बहुत अच्छे से आती है, रूल्स तो ग्रामर के सारे पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि आपने इन छोटे छोटे टॉपिक्स, इन छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं किया है। कुछ तो चीज़ें हैं जो मिस आउट हो गई हैं, लेकिन हम कभी बॉदर ही नहीं करते उनको समझने के लिए, है ना? तो ये आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं आज आपको क्लियर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझो, देखो आपको पूरा कंजक्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाने होते हैं, दो सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कैसे करना होता है, कैसे कंजक्शन को बीच में लगा के सेंटेंस को बड़ा करते जा सकते हैं। और इंग्लिश स्पोकन, लाइक स्पोकन इंग्लिश में भी यू कैन यूज दिस कंसेप्ट, राइट? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। एक सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, जिससे कि हमें समझ आए कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तभी भी वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और मिस्टेक तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को करना लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको सच में इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगेगा तो। स्टार्ट करें। चलो, आपने ये वर्ड्स पहले सुने हैं, एक सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको ये सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी की अभी तीनों सेंटेंसेस का एक एक एग्जाम्पल लिख के देंगे। बताइए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख के और बताइए एक कंपाउंड सेंटेंस लिख के। अगर आपको लगा आपके मैम नहीं, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है, अभी समझ नहीं आ रहा, तो स्टिक टू द वीडियो। मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ ये तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है एंड हाउ कैन यू फॉर्म देम। बहुत मजेदार सेशन होगा, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट करूंगी? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एक सिंपल सेंटेंस कैसा होता है। आपने वर्ड सुना है क्लॉज? किस किसने सुना है, जल्दी से मुझे बताएंगे। क्या आपने वर्ड सुना है क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? एक क्लॉज, व्हाट इज अ क्लॉज? ऐसे होता है दिखने में, ओहो, ऐसे होता है दिखने में क्लॉज, है ना? ऐसे लिखते हैं ना। सो व्हाट इज अ क्लॉज? एक सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज ही होता है। जैसे अगर मैं बोलती हूं आई एम टीचिंग यू, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, या फिर मैं इसको एक क्लॉज बोल सकती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड दिखता होगा कि मैम क्लॉजेस क्या होते हैं, हमें कभी समझ नहीं आता। तो क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस। क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डोंट वरी, आज मैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगी, जिससे कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज होता है। अब ये क्लॉज कौन सा होगा? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, एंड इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, क्या आपको इस सेंटेंस को सुन के एक मीनिंग क्लियर हो रहा है माइंड में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ? कि हाँ भाई, मैं टीचिंग करती हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये सेंटेंस मैंने बोला, राइट? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। तो ये क्या है? या तो आप इसको बोलोगे मैम आपने एक सिंपल सेंटेंस बोला है, या आप इसको बोलोगे कि मैम ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने बोला है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर हो गया क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगी। तो सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन मैं आपको क्लियर एक बार कर देती हूँ, जिससे कि आगे का वीडियो आपको और ज्यादा इजी लगने लगेगा। सो अ सिंपल सेंटेंस हैज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक इट अ सेंटेंस। छोड़ दो इसको क्या लिखा है, सिंपली अगर मैंने कुछ बोला और आपको वो समझ आ गया तो ये एक सिंपल सेंटेंस में मैंने आपसे बात कही है। सब लोग अब एक सेंटेंस
चैट सेक्शन में मुझे लिख के दे दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि एक सिंपल सेंटेंस आप कैसे लिखोगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आई एम टीचिंग यू, आई एम ईटिंग माई फूड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वी आर गोइंग टू सी द मूवी टुमारो। अब इन सारे सेंटेंसेज में मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया है और आपको बताने की कोशिश की है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके, और यहाँ पे ना हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या वर्ड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ऋषभ वॉज रीडिंग अ बुक, सिंपल सेंटेंस है। देखो इसमें क्या क्या है। ऋषभ क्या है? ऋषभ है मेरा सब्जेक्ट, है ना। ऋषभ क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? वॉज है मेरी हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही बनाते हैं ना एक सेंटेंस। आप समझो, मैं स्ट्रक्चर जो आपको समझा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके आगे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप समझोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हुआ मेरे पास में रीडिंग। रीडिंग क्या है? मेरा वर्ब है। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एंड ये क्या हो गया? मेरा वर्ब, मेन वर्ब। और अब बुक क्या हो गया? मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से मैंने एक सिंपल सेंटेंस को बनाया। क्या आप ऐसे सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास में है आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब आप मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये लास्ट में क्या है? क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? मुझे बताओ जरा आप लोग। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, आई इज अ सब्जेक्ट, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, अगेन गोइंग इज अ वर्ब। लेकिन टू द स्कूल क्या है? क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे मैं क्या, ऋषभ क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है, तो बुक एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आई एम गोइंग टू द स्कूल, द टू द स्कूल एक ऑब्जेक्ट नहीं है। हम इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज मतलब क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज का एक ऐसा फ्रेज, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा फ्रेज, फ्रेज कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। 3 वर्ड्स को, 2 वर्ड्स को एक साथ लिख दोगे वो फ्रेज बन गया, ठीक है। तो एक ऐसा फ्रेज जो हमको क्या बताता है? एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है और हमारी जो मेन वर्ब है, हमारी जो मेन वर्ब है उसके बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द वर्ब। हमारी वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का काम एक एडवर्ब का होता है। अब ये एडवर्ब एक वर्ड नहीं है, 3 वर्ड है, तो हम इसको बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज का काम है कि वो हमारी मेन वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, सो आई एम गोइंग वेयर? आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो टू द स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आज आपको इस वीडियो में ये चीज़ भी क्लियर करूंगी कि जो हमेशा लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो एक एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँगी आई एम गोइंग टू सी द मूवी टुनाइट, इन द इवनिंग, टुमारो, नेक्स्ट डे। ये सारे वर्ड्स एडवर्बियल फ्रेजेस होंगे या फिर एडवर्ब खुद से, अगर एक वर्ड है तो एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं? व्हेन आर यू गोइंग टू डू द वर्क, वेयर आर यू गोइंग टू डू दैट वर्क, व्हाई आर यू गोइंग टू डू दैट वर्क, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट वर्क। तो जो मेन वर्ब है ना उसके बारे में, मतलब आपकी जो मेन वर्ब है उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कोई काम अगर आप कर रहे हो तो वो कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये एडवर्ब होता है। अगर वो 2-3 वर्ड्स है तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। अब आप ज़रा नेक्स्ट सेंटेंस देखो और मुझे बताओ क्या ये जो लास्ट में लिखा है ये कोई ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल फ्रेज है? सेंटेंस समझो। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? शी इज प्लेइंग व्हाट? फुटबॉल। अब वो जो प्लेइंग कर रहा है, जो उसका मेन वर्ब है प्लेइंग, वो कहाँ कर रहा है? इन द इवनिंग, सॉरी कब कर रहा है? इन द इवनिंग। अगर यहाँ लिखा होता इन द स्कूल तो वो कहाँ कर रहा है, मतलब वेयर वाला एडवर्बियल फ्रेज हो जाता। इन द इवनिंग कब कर रहा है, तो ये टाइम वाला एडवर्बियल फ्रेज हो गया। सो शी इज प्लेइंग फुटबॉल इन द, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, एडवर्बियल फ्रेज भी मिल सकता है। ये था एक सिंपल सेंटेंस और इसके हमने क्या सीखे आज? एग्जाम्पल समझे। इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, वो भी समझा। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। पहले कंपाउंड सीख लेते हैं। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? कितने बच्चों को याद है? मैंने आपको बताया था कि भाई क्लॉज और एक सिंपल सेंटेंस सेम होता है, अभी बताया था ना। एक सिंपल सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इज सेम, ठीक है, एक ही बात है अगर आप बोलते हो। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा?
कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज होंगे। क्या होगा? दो क्लॉजेज होंगे और दोनों ही क्लॉजेज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने वाले हैं। इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आई लिखा है और डिपेंडेंट के लिए मैं डी लिखूंगी, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज होंगे जो दोनों ही क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होंगे। अब इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने का काम एक कंजक्शन करेगा। कौन करेगा? एक कंजक्शन करेगा। वो कंजक्शन जो होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी आई एम वेरी हैप्पी, ये मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम वेरी हैप्पी। फिर मैंने लगाया बट। बट क्या हो गया? मेरा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। बट मैंने लगाया बट और फिर मैं बनाऊंगी एक और इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मैं उसमें बोलूंगी आई एम वेरी हैप्पी बट आई नीड सम मोर रेस्ट। आई नीड सम मोर रेस्ट। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से मैंने क्या बना दिया? एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। इजी है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की हेल्प से बन सकता है, या एक कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक कंपाउंड सेंटेंस को कितना भी चाहूँ स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बोलूँगी आई एम निधि गुप्ता बट माई निकनेम इज समथिंग एल्स बिकॉज। अगर मैं इसमें बिकॉज लगा, बिकॉज बाय द वे कंपाउंड में नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स में लगता है, तो मैं ऐसे ही कंजक्शंस जोड़ के अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाती जा सकती हूँ जितना ज़्यादा मुझे लगेगा कि मुझे ये सेंटेंस बढ़ाना है। कंपाउंड सेंटेंस में कुछ कंजक्शंस हैं जो आप यूज करोगे। मैंने आपको क्या बताया? ये सेंटेंसेस कंजक्शंस कैसे होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे। कौन से होंगे? कोऑर्डिनेटिंग। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कौन से सेंटेंसेस हैं जो कंजक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग है ना? तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, आप उसको समझो और उसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से कंजक्शंस आपको इसमें लगाने हैं। ठीक है? तो कंपाउंड सेंटेंस रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यही मैंने आपको बताया था। कितने होंगे इसमें? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने वाले हैं, कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होगा इसमें? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। अब कितने बच्चों को ये जानना है कि मैम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है या होता कैसा है ना? एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना? और भी कंजक्शंस होंगे, जैसे कि हमारे पास में एक एक्रोनिम होता है, इसको हम बोलते हैं फैन बॉयज। क्या बोलते हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज एक लेटर लिया गया है हर कंजक्शन की स्टार्टिंग का, और इससे फैन बॉयज एक एक्रोनिम बना दिया है जिससे कि आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सारे याद हो जाए। कितने हो गए हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे होते हैं। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि अगर किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने इनमें से कोई भी कंजक्शन को यूज करके लिखा है तो वो आपका कैसा सेंटेंस हो गया? वो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बताऊंगी अभी कौन से कंजक्शन से, रुको, ये अभी एक्रोनिम है। क्लियर हो गया? तो आपने इनमें से कोई भी कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में देखा, क्या आप इजीली बता सकते हो कि वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है? हाँ, आप बता सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा क्योंकि अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं और ये जहाँ है वहीं पे हमारा वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ईजी पीजी, राइट? तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फैन बॉयज में जो एक्रोनिम मैंने आपको बताया था, फैन बॉयज में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। फैन मतलब एफ स्टार्टिंग में आया। फैन बॉयज का एफ होता है फॉर के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम फॉर मतलब कौन सा? दिस इज फॉर यू, वो वाला फॉर? नहीं, ये वो वाला फॉर नहीं होता। ये फॉर होता है जिसका मतलब होता है बिकॉज। क्या होता है? बिकॉज। लेकिन यहाँ पे हम फॉर की जगह, बिकॉज की जगह फॉर लगाएंगे। जैसे मैं बोलूंगी I will not come to meet you for I am ill today. For I am ill today मतलब बिकॉज मैं आज इल हूँ, बीमार हूँ, इसीलिए नहीं आ पाऊंगी, राइट? तो बिकॉज की जगह फॉर लगाते हैं और जहाँ फॉर एज अ कंजक्शन होगा वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर हो गया? A इज इक्वल टू एंड। A इज इक्वल टू एंड बोलते हैं ना। I am a teacher
आई एम अ गर्ल, सो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर एंड आई एम अ गर्ल। तो एंड लगा के मैंने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया। किसी को डाउट तो नहीं है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपल सेंटेंस जिसका अपना मीनिंग होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स में सिखाऊंगी, ठीक है। एन क्या होता है? एन होता है नीदर नॉर, ठीक है। नीदर नॉर, अगर आपने देखा होगा कहीं पे NEITHER नीदर नॉर लिखा होता है, वो आपके एन के लिए है। क्लियर हो गया? बी फॉर बट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। इसी से सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। और ओ क्या होता है? ओ होता है और या फिर अदरवाइज, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा और से? यू शुड कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, आप फेल हो जाएंगे। यू विल गेट लेस मार्क्स इन योर एग्जाम, अदरवाइज यू विल गेट लेस मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये या तो आप ये करो अदरवाइज ऐसा होगा, तो ये आपका अदरवाइज या और हो गया। y इज इक्वल टू येट, येट एंड s इज इक्वल टू सो, सो मतलब रिजल्ट। इट वॉज रेनिंग yesterday so I couldn't come to meet you, राइट। सो बेसिकली फैन बॉयज यानी कि फॉर एंड नीदर नॉट बट और येट सो, इन कंजक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। और जहां भी आपको ये सारे कंजक्शंस दिखेंगे समझ लीजिएगा आपका सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो क्या आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं इन कंजक्शंस को यूज करके कंपाउंड सेंटेंसेस में अपने सेंटेंस बना सकते हैं? और क्या ये इतना टफ था? क्या आपके पास में जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे उनको एक कंजक्शन से जोड़ के सिंथेसाइज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं? क्या आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में जब जा रहे हैं वहाँ पे कोई सेंटेंस है उसको आपको बोला गया इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करिए, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में कन्वर्ट करिए, क्या आप इन कंजक्शंस की हेल्प से उसको इजीली कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? इजी हो गया ना आपके लिए ये। तो इस तरह से आपको कंपाउंड सेंटेंस समझना है। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें दे देती हूँ कंपाउंड सेंटेंस के, आप मुझे बताओ क्या आपको ये क्लियर है या नहीं है और कौन सा कंजक्शन यहाँ लगा है। सेंटेंस क्या है? शी वेटेड फॉर द ट्रेन, वो ट्रेन के लिए वेट की, बट ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। द ट्रेन वॉज लेट, अब ये द ट्रेन वॉज लेट एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और शी वेटेड फॉर द ट्रेन दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका हो गया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट मतलब इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इनका मीनिंग भी बन रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज में इनका जो कंप्लीट मीनिंग बन रहा है वहां नहीं बनेगा, वहां पे उनको हेल्प चाहिए एक और क्लॉज की कंप्लीट करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड करता है, कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। समझाऊंगी अभी जब आएगा सेंटेंस, ठीक है। चलो देखो दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है देयर वाज अ बिग बैंग, देयर वाज अ बिग बैंग एंड कंजक्शन हो गया द लाइट्स वेंट आउट। और क्या है हमारे पास? मैरी रैन फास्ट, मैरी रैन तो की फास्ट की लेकिन कंजक्शन हो गया शी कुड नॉट कैच जॉन। तो ये दोनों अपने आप में दो क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक कंजक्शन से हमने इनको ज्वाइन किया है और ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ। येट क्या हो गया हमारा? फिर भी एक कंजक्शन हो गया आई हैव नेवर अंडरस्टूड हिम, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लियर है? तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना शुरू करते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? देखो अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? यहाँ पे भी दो क्लॉजेस होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम दो ले रहे हैं। एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को जोड़ा जाएगा किससे? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कंफ्यूजन हो रही है? फिर से सुन लो, हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस या दो से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि एक क्लॉज होना चाहिए इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप में कंप्लीट, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो दूसरा क्लॉज होगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। एक इंडिपेंडेंट होगा दूसरा डिपेंडेंट होगा।
दो क्लॉजेस होंगे, ठीक। अब इन दोनों क्लॉजेस को किससे जोड़ेंगे? कंजक्शन से जोड़ेंगे, लेकिन इस टाइम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। अब हम यूज करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा करेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना देंगे। आपको याद है जब मैं बिकॉज बोली थी, मैंने आपको बोला था कि बिकॉज क्या होता है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो मैं कह सकती हूँ आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू टुडे बिकॉज आई एम इल। अब देखो मैंने लिखा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज आई एम इल। देखो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ बिकॉज आई एम इल, आप मुझे बोलोगे मैम व्हाट, क्या बोल रहे हैं? मैं बोलूंगी बिकॉज आई एम इल। आप बोलोगे ओके मैम, बट आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हो? इससे क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये अपने आप में कंप्लीट है ही नहीं। इसको चाहिए कि मेरे पास एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो जो मेरी बात को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करे। तो मैं आपसे बोलूंगी आई कांट टीच यू, यहां मैं लिख देती हूँ, देखो मैं आपसे बोलूंगी आई कांट टीच यू टुडे, आई कांट टीच यू टुडे। फिर मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया और मैंने बोला बिकॉज आई एम इल। आप बोलोगे अच्छा मैम, आप समझ आया आप क्या बोल रही थी। तो यहाँ अब इस सेंटेंस में जो मैंने लिखा है इसमें हमारे क्या है? दो सेंटेंसेस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में दो सेंटेंसेस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो दो क्लॉजेस हमारे पास में इसमें हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हुआ? एक सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ टुडे, ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा इसको समझने में। 2 सेकेंड देना बस सब लोग, ठीक है। अब देखो, अब इस सेंटेंस को जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आई कांट टीच यू टुडे मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई एम इल मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर हो गया? तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज सिंथेसाइज होकर मिलकर क्या बनते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब सिंपल फंडा ये है मैम कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे वो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इजी, राइट? समझ आ गया ना? तो अब मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बता दूंगी कि कौन कौन से होते हैं, तो बस आपका सारा काम खत्म। अब प्रॉब्लम ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिंपल है, जितने भी मैंने कंपाउंड में आपको फैन बॉयज में बताए थे वो आपके कौन से हो गए? कोऑर्डिनेटिंग। इनको छोड़ के बाकी के सारे कंजक्शंस जो किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं सब आपके सबऑर्डिनेटिंग होंगे। तो कुछ 10-20 मैं आपको अभी बता दूंगी, उसके बाद में आपको जहां भी कुछ भी दिखेगा अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ ये जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखो, क्योंकि ग्रामर के इतने अच्छे नोट्स आपको बेटा कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी आपको है, ठीक है। तो मैंने आपको कितना क्लियर कर दिया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत है इन दोनों को जोड़ने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने में ऐसा होता है, डिपेंडेंट क्लॉज देखने में ऐसा होता है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, इसके साथ में ये सेंट क्लॉज है, ठीक है। अब इस क्लॉज का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है जब तक इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मिल जाएगा। दोनों मिल जाएंगे तो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच जाएगा। यहां तक का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई एम श्योर किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होगा इसमें? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा कौन सा होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यही बताया था ना मैंने आपको, यही बताया था। एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर, ज्यादा भी हो सकते हैं, कौन से वाले? डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट होते हैं। क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज? वो भी मैं आपको बता चुकी हूं। डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि बिकॉज। एक मैंने आपको बताया, अब ये और बताने हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लिख के दे सकते हैं अभी? अगर आपको याद है तो सारे आप मुझे अभी के अभी लिख के दो कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, क्या होते हैं? जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाते हैं जब वो किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड लेते हैं वेयर, सबने सुना है वेयर को, या फिर वाई,
व्हेन, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड नहीं है लेकिन दैट, ये भी कंजक्शन होता है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे देखो मैं वेयर को लेती हूँ, व्हेन को लेती हूँ, व्हाट को लेती हूँ, तो जैसे मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है ना। लेकिन अगर मैंने बोला आई विल मीट यू वेयर यू सॉ मी येस्टरडे, मैं तुम्हें वहां मिलूंगी जहां तुमने मुझे कल देखा था, तो यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं रह गया, जहां हो गया। अब ये कंजक्शन का काम कर रहा है। आई विल मीट यू वेयर यू सॉ मी येस्टरडे, जहां तुमने मुझे कल देखा था, तो ये जहां हो गया। अब ये कंजक्शन हो गया। कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है, सब कोऑर्डिनेटिंग, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ऐसे ही अगर मैं व्हेन को यूज करूं, मैं बोलूंगी व्हेन डिड यू मीट मी, तुम मुझे कब मिले, तो कब मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है ना। लेकिन अगर मैं इसको एज अ कंजक्शन लगाना चाहूं तो मैं बोलूंगी आई विल कम टू मीट यू व्हेन, जब देयर वुड बी it would be a great weather or the weather would be nice or it will be raining, मैं तब मिलूंगी जब बारिश होगी, राइट। तो यहाँ मैंने क्या किया, when को जब की तरह प्रोनाउंस, मतलब जब की तरह यूज किया। ऐसे ही what, that, this is the same book that I have read, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखो that की जगह यूज किया। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन भी यूज हो सकते हैं, इनको बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन वर्ड्स को एज अ कंजक्शन यूज करना। इसके अलावा भी और भी हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। देखो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी लिस्ट है, इसके अलावा और भी मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनको लर्न कर लो। जैसे कि हो गया आफ्टर बिफोर, तो आफ्टर और बिफोर कंजक्शंस होते हैं। अगर आपने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पढ़ा है तो आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में हम आफ्टर और बिफोर लगा के क्या कर सकते हैं, एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे शी हैड कम टू मीट मी बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, तो मैंने बिफोर लगाया, ये हो गया एक कंजक्शन, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ऐसे ही ऑल्दो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑल्दो आई एम इल कॉमा आई विल ट्राई टू मीट यू, मैं कोशिश करूंगी तुमसे मिलने आने की, ये हो गया ऑल्दो। एज मतलब बिकॉज सेम होते हैं, राइट। ये वो एज एग्जाम्पल वाला एज नहीं है, एज है बिकॉज वाला। आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम एज आई डिडंट स्टडी हार्ड, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ी ही नहीं थी। इवन दो, इफ, सिंस, राइट। इफ बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है, ठीक है। इफ यू कंप्लीट योर वर्क आई विल गिव यू चॉकलेट, इफ हो गया, ठीक है। सिंस यू कंप्लीटेड योर वर्क आई गिव यू चॉकलेट, क्योंकि तुमने अपना काम कंप्लीट किया मैंने तुम्हें चॉकलेट दी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं इफ और सिंस, इनको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, वेयरएवर, वेयरएज, व्हेनेवर, ये व्हेनेवर है, ये वेयरएवर है। वाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब दो काम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं वहां हम वाइल लगाते हैं। जैसे मैं बोलूंगी आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वाइल समबडी रैंग द बेल, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जब किसी ने बेल बजाई, तो दो काम एक साथ हुए, बेल भी बजी और मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, ये जो मैंने आपको एक कंजक्शंस बताए हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इन कंजक्शंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या पढ़ा हमने सीखा एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है ना। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो एडवर्बियल फ्रेजेस भी हो सकते हैं। एक बार जाना वीडियो को फिर से रिवाइज करना, ठीक। उसके बाद में हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ के बनेगा, और जो हम उनको सिंथेसाइज करेंगे, जोड़ेंगे, वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, जितने भी फैन बॉयज से लेटर से, मतलब इन लेटर से जो भी कंजक्शंस बनेंगे वो सारे आपके फैन बॉयज होंगे। फिर से बता रही हूँ, सारे कंजक्शंस को कमेंट में अभी तक नहीं लिखा है तो मुझे लिख के देना, फैन बॉयज वाले, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, राइट। इंडिपेंडेंट खुद से मीनिंग होगा, डिपेंडेंट जिसका अपना मीनिंग नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट के साथ में जुड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शन यूज होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग होंगे। कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, अलॉन्ग विद दैट जो क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन यूज होंगे वो भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के।
सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा आई वॉज स्कोल्डिंग एट हिम, मैं उस पर चिल्ला रही थी, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बिकॉज आई वॉज रनिंग लेट फॉर वर्क, ये हो गया डिपेंडेंट। अब देखो जो येलो पार्ट में है डिपेंडेंट क्लॉज, अगर आप इसको सिंपल अकेला देखोगे ना, आप नोटिस करोगे कि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं जब तक आगे वाला सेंटेंस ना जुड़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, although it was very long the movie was enjoyable, so the movie was enjoyable is an independent clause, समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ although it was very long, आप बोलोगे मैम क्या, I'm not getting what you are saying मैम, राइट? तो मैं बोलूँगी although it was very long the movie was very enjoyable, आप बोलोगे ओह अच्छा मैम अब समझ आया आप क्या बोल रहे थे। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। कंजक्शन तो आप देख ही रहे होगे सारे, आपको समझ ही आ जाएंगे। whenever price go up, प्राइसेस जब ज़्यादा ऊपर जाते हैं, कस्टमर बाय फ्यूअर प्रोडक्ट्स, कस्टमर कम प्रोडक्ट खरीदता है। सो अगर मैं इतना सा लिख दूंगी तो मेक्स नो सेंस, लेकिन अगर मैं पूरा लिखूंगी इट मेक्स सेंस। बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, क्योंकि मेरी कॉफी बहुत ठंडी हो गई थी, आई हीटेड इट इन दी माइक्रोवेव। सो आई हीटेड इट इन दी माइक्रोवेव इज गोइंग टू बी योर इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ध्यान रखना डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही स्टार्ट होते हैं, तो जो स्टार्टिंग होगी वो या तो बिकॉज से होगी, ऑल्दो से होगी, व्हेनेवर से होगी, बिकॉज से होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई अब टाइम है एक्सरसाइज का। मैं आपसे पूछने वाली हूँ इन सेंटेंसेस में आप मुझे बताएंगे कि या ये एक सिंपल सेंटेंस है, या ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर ये हो सकता है एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो लास्ट के 2 होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना। 3 का आंसर मैं आपको अभी दे देती हूँ, जिससे आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो शी डिडंट रियलाइज दैट शी वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बताओ जल्दी से कौन सा सेंटेंस है, टाइम लेके अच्छे से सोच के बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज ये वीडियो फिनिश होने तक आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस समझ आ जाए। और जितना भी ये जो ना डर लगता था ना आपको, ये सेंटेंसेस मैम पता नहीं क्या है, क्लॉजेस मैम पता नहीं क्या है, बेटा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें सब घूम फिर के पूरी ग्रामर एक ही होती है। आपने अगर इसको समझ लिया, जिस्ट इसकी समझ ली, तो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। और ध्यान रखो जितनी कन्फ्यूजन माइंड से हटाओगे उतना ही इजी होगा आपके लिए ग्रामर को समझना, इंग्लिश में बात करना, क्योंकि कन्फ्यूजन से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम होगा तो इट्स डायरेक्टली आपकी जो स्पीच है, स्पीकिंग पावर है, उसको क्या है कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, वो आपके ग्रामर की क्लैरिटी के बाद ही आएगा। चलो, तो शी डिडंट रियलाइज दैट, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये देखूंगी कि यहाँ पे कंजक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। Where have you been all this while? देखो यहाँ while भी आ रहा है, where भी आ रहा है, लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्लॉज एक ही है, 2 क्लॉजेज है ही नहीं। दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड्स कंजक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, दोनों वर्ड्स किसका काम कर रहे हैं, अपने आप में जो इनका एक्चुअल मीनिंग है उसका काम कर रहे हैं। कहाँ थे तुम इतने टाइम से? बताओ कोई और दूसरा क्लॉज है क्या? एक ही क्लॉज है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई डोंट नो द आंसर, मुझे आंसर नहीं पता है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है ना। आई डोंट नो द आंसर, सिंपल सेंटेंस। नाउ शी सैड दैट शी वांटेड टू गो। बताओ कौन सा क्लॉज, कौन सा सेंटेंस है ये, कमेंट सेक्शन में बताना। राहुल इज ओनली क्लेवर बट ऑल्सो इंडस्ट्रियस। राहुल इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो इंडस्ट्रियस। क्लेवर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। दोनों सेंटेंसेस के कौन से टाइप हैं, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से आज ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस का। इसके आगे ग्रामर में मैं आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप कौन सा ग्रामर टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से ग्रामर टॉपिक के साथ, बिकॉज मेरा मोटिव बस यही है कि आपको ग्रामर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे एक बहुत अच्छी टीचर क्लास 9th में मिली थी। सो आई कांट टेल यू कि इतनी अच्छी सी ग्रामर मुझे क्लियर, इससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था ग्रामर में, मैं इतनी कंफ्यूज रहती थी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों के साथ में भी यही होता होगा। आई यूज्ड टू बी लाइक पता नहीं कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक्टिव को पैसिव से बनाना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो टीचर मुझे मिली, माई लाइफ वॉज टोटली चेंज्ड। सो आई एम श्योर ये जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिब्यूट टू माई टीचर ओनली, बिकॉज जितने भी कंसेप्ट्स मैंने अपने क्लियर किए अपने टीचर की हेल्प से, आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर एज वेल। तो बस इसी नोट से, विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। विल मीट यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।